हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल CCH में। और CCH में आज हमारी सीटेट की जो है, आपका पता है आपका एग्ज़ाम बिल्कुल नियर बाय आ गया है। ठीक है, हमने पहले भी प्रैक्टिस मॉक टेस्ट लगाए हैं, हम EVS के भी कुछ मॉक टेस्ट लगा चुके हैं, हिंदी के भी लगा चुके हैं, CDP के भी लगाए थे हमने। और आज भी हमारा CDP का ही एक नया मॉक टेस्ट लगेगा जो कि प्रीवियस हमारे क्वेश्चंस पर ही, जो प्रीवियस हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आए उनके आधार पर ही है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। CDP के लिए आपको पता है कि ऑलरेडी हम थ्योरी पार्ट हमने कई कर चुके हैं, जीन प्याजेट कर चुके हैं, वाइगॉट्स्की कर चुके हैं। पहले तो आपको बता दूं कि 30 में से 30 लाने के लिए कुछ सेलेक्टेड हमारी थ्योरीज है जिनके बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको लर्निंग एंड डेवलपमेंट के बारे में पता होना चाहिए कि लर्निंग एंड डेवलपमेंट क्या है, दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। सेकंड, आपको कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि प्याजेट थ्योरी के बारे में पूरा पता होना चाहिए, उनकी जो ऑपरेशनल स्टेजेस हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, वाइगॉट्स्की के बारे में पता होना चाहिए, कॉलबर्ग के बारे में होना चाहिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारी NEP और एंड आपका CC पैटर्न। CC पैटर्न तो आपको पता ही है क्या है। CC पैटर्न की आपको बहुत ही एक लॉन्ग वीडियो पूरा प्रॉपर तरीके से डिफरेंस बिटवीन इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट की भी है। अगर आप में पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जैसे कि अभी मैं मॉक टेस्ट लगा रही हूँ और आप कहीं कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रही है, तो आप प्रीवियस वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। तो चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और आज की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी साथ साथ करते जाइए और एंड में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने 30 में से कितना स्कोर किया। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करें, सबसे पहले देखते हैं हमारे पास किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, विच पीरियड, यानी कि आपसे पीरियड पूछ रहा है कौन सा, चाइल्डहुड टू एडोलसेंस। यानी कि 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, अर्ली चाइल्डहुड है, प्री ऑपरेशनल पीरियड दिया गया है, मिडल चाइल्डहुड दिया गया है और एडोलसेंस दिया है। लेकिन स्पेशली पैडागोजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछ रहे हैं कि चाइल्डहुड टू जो एडोलसेंस है या अडल्टहुड है उसके पीरियड को हम क्या कहते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, चाइल्डहुड यानी कि बाल्यावस्था खत्म हो गई है और टू किस में जा रही है, अडल्टहुड में जा रही है। और अडल्टहुड हमारा कितना होता है, 18+। यानी कि हम क्या कहेंगे, ना तो अर्ली होगा ना प्री ऑपरेशनल होगा, क्योंकि इसकी बात जीन प्याजेट ने की थी। और मिडल हमारा कितना होता है, 7 to 13 बोल सकते हो, 6 इसे 7 to 12 में भी काउंट कर सकते हो। लेकिन अडोलसेंस हमारा क्या होता है, 13 to 18 होता है। यानी कि बाल्यावस्था खत्म होती है और जो वयस्क अवस्था है वो शुरू होती है। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम एडोलसेंस कहते हैं। याद रखिएगा, इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्रिएट होती है, बट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। आपसे कह रहा है चाइल्डहुड टू अडल्टहुड। अडल्टहुड का मतलब है बचपन खत्म होने से लेकर अडल्ट होने तक के जो बीच का जो पीरियड है उसको किस नाम से बुलाया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एडोलसेंस। इसी तरह आपको यहाँ हिंदी में भी दिया गया है कि बचपन से वयस्क अवस्था तक परिवर्तन का क्या कहलाता है, प्रारंभिक बाल्यकाल कहलाता है। याद रखिएगा, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो अर्ली चाइल्डहुड पीरियड होता है वो 3 से 6 होता है। प्री ऑपरेशनल की बात पीरियड्स में नहीं आती है, ये हमारी जीन प्याजेट की कॉग्निटिव की स्किल है जिसे हमने 2 to 7 में काउंट किया था। एंड देन मिडल हमारा आता है 6 to 12 में। आपको जो क्लासिफिकेशन मैंने बताया ये मैंने हरलोग के अकॉर्डिंग बताया कि हमारे एक थिंकर हैं हरलोग, जिन्होंने कहा कि 3 से 6 साल तक का बच्चा जो होता है वो आरंभिक या प्रारंभिक या अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में आता है। देखिए, सही और गलत का टैग हम यहाँ नहीं देंगे क्योंकि साइकोलॉजी है। कुछ के अकॉर्डिंग 2 to 8 भी होता है, कुछ के अकॉर्डिंग 2 to 7 भी होता है। बट अगर हम एक जनरल क्लासिफिकेशन समझे तो आराम से समझा जा सकता है कि 3 से 6 साल तक के बच्चे को अर्ली में डाला जाता है, जबकि मिडल में क्या होता है, जो कि लेटर भी इसको हम बोलते हैं, मिडल चाइल्डहुड की पीरियड में आता है और हम इसे 6 to 12 में भी काउंट करते हैं। चलिए, तो सेकंड क्वेश्चन देखें। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है ग्रोस मोटर स्किल्स। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया, पहले तो समझिए ताकि आप इसको सॉल्व खुद कर पाएँ, मेरी ज़रूरत ही भी ना पड़े आपको। मैंने कहा मोटर स्किल्स, मोटर स्किल्स को हम हिंदी में गामक क्रियाएँ भी कहते हैं। ये गामक क्रियाएं मोटर स्किल्स होती क्या है, मोटर स्किल्स गामक क्रियाएं पूरी तरह से हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं। आप ये देखिए, अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं यहाँ से यहाँ चल कर भी जा रही हूँ और मैं एक जगह खड़ी होकर अपने हाथों को भी यूज़ कर रही हूँ। ये दोनों ही मेरी क्या है, मोटर स्किल्स हैं। यानी कि मोटर स्किल्स कितनी तरह की होती है, 2 तरह की होती हैं। एक हमारे पास आती हैं फाइन और एक हमारे पास आती हैं ग्रोस। फाइन को कैसे याद रखेंगे, F फॉर फाइन, F फॉर फिंगर। यानी कि जो भी काम फिंगर से होता है उसे हम फाइन मोटर स्किल्स में काउंट करते हैं, जैसे कि राइटिंग है, टाइप राइटिंग है, इस तरह से। और इनको छोड़ दो, फिंगर्स को छोड़ दो, और बाकी जंपिंग हो गया, रनिंग हो गया, बाथिंग हो गया, ये सारी हमारी बड़ी व्यापक क्रियाएं हैं, इन्हें हम ग्रोस काउंट करते हैं। हमसे यही पूछा है यहाँ पर कि इन चारों में से ग्रोस मोटर स्किल आपने बतानी है। ग्रोस जिसे मैं अभी कह रही हूँ, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम क्या कहेंगे, ये स्थूल भी कह सकते हो, इसकी जगह आप यहाँ पर व्यापक शब्द भी इस्तेमाल
कर सकते हो कि व्यापक मतलब बड़ी बतानी है। तो जो जो काम हाथ से होगा उसको साइड हटा दीजिए। यहाँ पे पेपर पेंसिल की बात हो रही है, ये हमारा फाइन में चला गया। यहाँ पे भी हमारा कटिंग एंड पेस्टिंग फिंगर्स की बात हो रही है, और यहाँ पर भी हमारा क्या है, हाथों को ही मतलब फिंगर्स का ही यूज़ है। बट अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, रनिंग में क्या है, पूरी बॉडी यूज़ होती है। और मुझसे पूछा भी क्या है, ग्रोस ही पूछा है, तो नो डाउट इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। पेपर 1 में ये आने वाला ये फिक्स क्वेश्चन है, आपको पता होनी चाहिए कि हमारी मोटर स्किल्स क्या है। हमारी मोटर स्किल्स दो तरह की होती हैं, फाइन एंड ग्रोस। फाइन में F4 फाइन, F4 फिंगर, जो भी काम आपका फिंगर से होगा। कई बार ये भी कहा जाता है, कई बार सीटेट वाले ये पूछ लेते हैं कि आप प्राइमरी या सेकेंडरी लेवल के टीचर हैं, पहले बच्चा अपने पूरी बॉडी पार्ट्स को और एंड में अपनी फिंगर्स को यूज़ करना सीखता है। पहले अपने पूरी बॉडी पार्ट्स को, पूरे बॉडी पार्ट्स क्या हैं, जंपिंग करना, रनिंग करना, बाथिंग करना। लेकिन जब वो स्कूल में आता है, जब टीचर उसे स्टैंडिंग लाइन देती है, तो वो अपनी फिंगर्स को पूरा यूज़ नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि उसका सेंटर टू आउटसाइड अभी डेवलपमेंट नहीं हुआ। इट मीन्स उसका प्रॉक्सिमो डिस्टल अभी जो है वो नहीं हो पाया है। उसका हेड टू टो तो हो गया है, पर उसका सेफेलोकॉर्डल तो हो गया है, लेकिन सेंटर टू आउटसाइड नहीं हुआ। ये भी मैंने आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ाया, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया था। ये कुछ ऐसे सेलेक्टेड हमारे टॉपिक्स हैं या कुछ ऐसे पार्ट हैं जिनका क्या करते हैं, जिनसे क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो हम कह सकते हैं ये क्या है, फाइन एंड ग्रोथ। तो अब मुझे मिल गया है इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट देखें। चलिए अब हमसे पूछ रहे सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन यानी कि समाजीकरण। पहले तो आप इस वर्ड का मतलब समझिए, मीनिंग ऑफ सोशलाइजेशन, कि समाजीकरण होता क्या है। समाजीकरण सोशल एडजस्टमेंट है, समाजीकरण सोशल वैल्यूज़ हैं, मोरल वैल्यूज़ हैं, जो बच्चा सबसे पहले अपनी फैमिली में यानी कि अपने घर में, अपने होम में सीखता है। एंड उसके बाद जब वो 2 या 3 साल का हो जाता है तो वो स्कूल जाता है। यहाँ यानी कि उसका सेकेंडरी फैक्टर कौन होता है, स्कूल या नेबरहुड कह सकते हैं। लेकिन हमसे यहाँ पर पूछा है, दी फर्स्ट प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन इज़ फैमिली, स्कूल, फ्रेंड एंड मीडिया। तो नो डाउट हमारा बच्चे का जो सोशलाइजेशन है, जो सामाजिकरण है, जो सोशल एडजस्टमेंट है, वो कहाँ से शुरू होता है, सबसे पहले फैमिली में ही होता है। लेकिन अगर मुझसे अभी सेकेंडरी पूछते तो मैं इसका आंसर क्या बता देती, मैं इसका आंसर सेकंड बता देती। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा फैमिली। होम भी दिया होता तो भी चल जाता, ठीक रहता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। मैं आप लोगों को थोड़ा सा टाइम देती हूँ, क्योंकि आप रीड कर लोगे तो और अच्छी तरीके से हम करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बच्चा है, वो क्या कर रहा है, भौतिक यानी कि जो यहाँ पर फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि गुड़ियों से खेलना, कार है, टॉय है, इन सारी चीज़ें। पहली बात तो ये डॉल जो है, जो कार है, ये सारे हमारे पास कार, डॉल, ये एग्जाम्पल्स दिए हैं, ये सारे के सारे नॉन लिविंग थिंग्स हैं। जीन पैजेट थ्योरी से ये क्वेश्चन आया है। जीन पैजेट ने हमें 4 स्टेजेस में अपने पूरे पार्ट को समझाया। सेंसरी मोटर जो कि 0 to 2 में है, प्री ऑपरेशनल जो कि 2 to 7 में है, और कॉन्क्रीट हमारी 7 to 11 में आती है, और लास्ट हमारी फॉर्मल आती है जो कि 11 से 15 में काउंट होती है। तो हम कह सकते हैं, यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि क्या है, ये सारे के सारे जो इन्होंने हमें ऑप्शन दिए हैं, ये जीन पैजेट से आए हैं। मैं इनका मतलब भी आपको बताऊंगी। पहले देखिए क्या कहता है, ये विश्वास की भौतिक वस्तुएं जैसे कि गुड़िया, कार आदि जीवन जैसे गुण होते हैं। यानी कि जो हमें एग्जाम्पल्स दिए हैं वो क्या है, लिविंग थिंग है, लेकिन उनके अंदर क्या होती, क्वालिटी कैसी होती है, सॉरी नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन उनके अंदर क्वालिटी कैसी होती है, लिविंग थिंग जैसी। ठीक है, तो ये इसे आप क्या कहेंगे, इसे आप एनिमिस्टिक कहेंगे, केंद्रीकरण कहेंगे, पदानुक्रमिक कहेंगे, वर्गीकरण कहेंगे, या कैरेक्टराइजेशन। चलिए मैं बता दूं इनका मतलब क्या होता है। ये हायरार्किकल थिंकिंग का नाम दिया, पदानुक्रमिक यानी कि एक स्पीड में चल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मुझे यहाँ पर स्टेजेस दी गई होती तो मैं इस वर्ड को यूज़ करती, तो ये नहीं है। ठीक है, इसको अलग अलग कैटेगरीज में भी डिवाइड नहीं किया जा रहा है। सेंट्रेशन तो ये बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये वर्ड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, केंद्रीकरण। क्या आप जानते हैं कि केंद्रीकरण होता क्या है, सेंट्रेशन होता क्या है? सेंट्रेशन होता है जब हम किसी पर्टिकुलर किसी एक वस्तु को समझने के लिए उसके जो स्पेशल फीचर है उसको अपने उसमें रखते हैं, माइंड में रखते हैं, तो हम उस प्रोसेस को क्या कहलाते हैं, सेंट्रेशन। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल से भी बताती हूँ। मान लीजिए ये सेंट्रेशन जो होता है अकॉर्डिंग टू जीन पैजेट 2 से 7 साल में आता है। ये याद रखिएगा किस में आता है, 2 to 7 में, और प्री ऑपरेशनल स्टेज में आता है। किस में आता है ये, प्री ऑपरेशनल। जो जीन पैजेट की जो सेकंड स्टेज है हमारे पास, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज, उसका एक फीचर है सेंट्रेशन, जिसे हिंदी में हम कहते हैं केंद्रीकरण। केंद्रीकरण, मान लीजिए आपके घर में कोई एक बच्चा है जिसकी एज 2 से 7 साल है। सब बच्चों का नहीं, क्योंकि इंडिविजुअली डिफरेंसेस को हमें ध्यान में रखना है। 2 से 7 साल के बच्चे में से
मान लीजिए गर्ल्स को लेके चलते हैं, गर्ल्स का एक जो है कलर ना फेवरेट पिंक सा होता है, कहा जाता है, सबका नहीं होता है, हम मान लेते हैं सिर्फ, ठीक है। तो आप एक लड़की को जिसकी एज जो है 2 से 7 के बीच में, मान लीजिए 3 साल की है, 4 साल की है, 5 साल की है, आप उसे मार्केट लेके गए, आपने उसको एक आइसक्रीम खिलाया। अब आइसक्रीम जो था वो कलर में कैसा था, पिंक था, लेकिन बच्चे ने वो खाया, उसे वो टेस्टी लगा। अब वो क्या करता है, नेक्स्ट टाइम जब आपके साथ मार्केट जाएगा तो जाते के साथ ही वो बोलेगा अंकल मुझे जो है पिंक कलर का आइसक्रीम दे दो। अब आप देखिए कोई खाने की चीज़ बच्चा कलर से ले रहा है, सिंबल से ले रहा है, यानी कि वो अभी फ्लेवर को क्या कर पा रहा है, समझ नहीं पा रहा, लेकिन उसको फ्लेवर अच्छा लगा इसीलिए वो पिंक कलर का आइसक्रीम ले रहा है। अब फ्लेवर को समझने के लिए उसने अपने स्कीमा में क्या किया, पिंक कलर को सेंट्रेशन किया, केंद्रीकरण किया। तो हम कह सकते हैं कि जब हम किसी वस्तु की खास विशेषता को समझने के लिए उसके स्पेशल फीचर को अपने स्कीमा में रखते हैं तो वो प्रोसेस हमारा सेंट्रेशन या केंद्रीकरण कहलाता है। बट यहाँ पर वो भी बात नहीं पूछी गई है, यहाँ तो ये पूछा जा रहा है जीववाद या एनिमिस्टिक, इसको हम हिंदी में जीववाद भी कहते हैं, एनिज्म भी कहा जाता है। जीववाद, जीववाद कहता है कि जब बच्चा नॉन लिविंग थिंग्स को भी लिविंग थिंग्स मानने लगे, यहाँ पर वो जो भी है वो बिलीव कर रहा है कि जो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं सच अ डोल, कार एट्सेट्रा, ये सारी क्या है, ये बिल्कुल उनके अंदर वही क्वालिटी पाई जाती है जो हम इंसानों के अंदर होती है। तो आई थिंक आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। नेक्स्ट लेते हैं। आजकल आप देख रहे हो हमारे सीटेट का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो गया है, कुछ चेंज नहीं हुआ है। अगर आपने किसी कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझा है तो वो ऐसे क्या 3 तरीके से भी अलग अलग तरह से क्वेश्चन दे दें तो भी आप सॉल्व कर पाओगे, बस उसके लिए आपको किसी थ्योरी का पूरी तरह से क्लियर होना ज़रूरी है, क्योंकि ये सब्जेक्ट ही हमारा क्या है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप रोट लर्निंग चलती नहीं है। मैथ्स की तरह रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है कि आपने कुछ फार्मूलाज लर्न किए और काम हो गया। यहाँ तो अंडरस्टैंडिंग चाहिए, समझ चाहिए, एक आंसर सही और एक आंसर ज़्यादा सही से बाहर निकलने वाला प्रोसेस चाहिए, है ना। तो हमारे पास क्या आया है, हमारे पास स्टेटमेंट है 4 वर्ष की रिया है, ठीक है, लंबे और जो यहाँ चांदी नहीं होगा चौड़ा लिखा होगा, ठीक है, यानी कि जो बर्तन है उसमें क्या करते हैं एक ही समय में पानी डालते हैं और बर्तनों की ऊंचाई और चौड़ाई एक ही समय में ध्यान नहीं रख पाती। यानी कि याद कीजिए जब मैंने जीन पैजेट की आपको स्टेज पढ़ाई थी तो मैंने आपको दिखाया था कि एक स्क्वायर शेप का बाउल है और एक हमारा रेक्टेंगल शेप का है, ठीक है। इसमें भी आपने सेम एक बोतल पानी डाली है और इसमें भी। अब आप क्या करो, 2 से 7 और 7 से 11 साल के 2 बच्चे जो कि हमारी जीन पैजेट की स्टेजेस हैं उनमें बात करें तो ये बच्चा बोलेगा इसमें ज़्यादा है, और इस बच्चे से पूछा जाएगा, वो कहेगा कि बाउल बड़ा होने से या शेप बदल जाने से पानी का वेट नहीं बदला, पानी का वेट दोनों में क्या है, सेम है। यानी कि ये जो बच्चा है, जो स्टेटमेंट है वो हमें क्या कह रही है कि 4 साल की बच्ची है और 4 साल की बच्ची किसके अंदर आएगी, आप देखिए 2 से 7 में ही आएगी। यानी कि वो बच्चा ये काम नहीं कर पा रहा है, चौड़ाई की एक ही समय में ध्यान नहीं रख पा रहा है। दूसरा, जीन प्याजे के अनुसार यह जानकारी चरण में है, बिल्कुल ये ऑपरेशनल है, ये सीक्वेंस वाइज है, ये हमें बता रहा है कि कैसे कैसे स्टेजेस में बच्चे का जो स्कीमा है वो ठीक मतलब काम करता है। तो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। और जो आर है आपका वो क्या करता है, जो आर जो है वो ए को सही ढंग से एक्सप्लेन करता है। लेकिन हमें यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, हमें ऑप्शन मिल रहा है, देखो जरा क्या कहता है, ए और आर दोनों सही हैं, आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा कहता है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर नहीं। दोबारा समझ लीजिएगा, ये प्रोसेस जो हुआ है, ऊपर एक बच्चा है, 4 साल का बच्चा है, क्या कर रहा है, सेम बोतल को पानी में डाल रहा है, लेकिन उस डालते समय उसको उसका वेट नहीं पता चल रहा है, नॉट दिया है, समय ध्यान नहीं दे रहा है। तो और दूसरा कहता है कि जीन प्याजे के अनुसार यह जानकारी चरण में है, बिल्कुल स्टेजेस में है। बच्चे का स्कीमा जो है वो एक लेवल पे, एक हायरार्की पैटर्न पे काम करता है, जैसे कि 0 to 2, 2 to 7, 7 to 11 और 11 to 15 में वो काम करता है। तो हम कह सकते हैं कि ये इस तरह से है। तो हमें इसका आंसर मिल गया है कि इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस को ना थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। पहले तो आपको मैंने कहा ना कि कोई रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको थ्योरी पूरी तरह से कंसेप्ट क्लियर है तो कोई गड़बड़ की नहीं है, बहुत ही पेशेंस के साथ। और एक और तरीका बताती हूँ, देखिए सीटेट में जो हम पेपर सॉल्व करते हैं ना, सीटेट हमारा ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम से थोड़ा हटकर होता है। इसमें एक तो आपका जो है माइंड बिल्कुल ही शांत चाहिए, पेशेंस चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बाकी एग्जाम्स में क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे होते हैं, लेकिन जब हमारा सीटेट का एग्जाम होता है, खासकर मैं सीटीपी की बात करूँ तो स्टेटमेंट्स बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, ताकि आपके माइंड को जो है थोड़ा बिजी रखा जाए और आप क्वेश्चन को सॉल्व ना करें। पेशेंस लेवल चेक किया जा रहा है। अगर आप पेशेंस के साथ स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ते हैं तो कुछ मुश्किल नहीं है। तो ये देखिए, अगर आप ध्यान से देखा तो हमारा आंसर इसका क्या आ गया है, इसका ए आंसर आ गया है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट कहता है, ये तो हमारा वाई गॉड्स से आया है,
ऑलरेडी मैंने आप लोगों को वाइगॉट्स्की की थ्योरी कराई है, आप लोग प्लीज़ एग्ज़ाम आपका बिल्कुल नियर बाय है, थ्योरीज़ को बार बार पढ़िए, जितनी बार पढ़ेंगे कुछ ना कुछ एक चीज़ नई निकल कर आती है। वाइगॉट्स्की की थ्योरी को हम सोशो कल्चरल थ्योरी के नाम से जानते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, उनके अकॉर्डिंग सोशलाइजेशन का प्राइमरी फैक्टर पहले फैमिली एंड सेकेंडरी फैक्टर उनका स्कूल होता है। ये प्रोसेस चलता है दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में, सामाजिक अंतर क्रिया चलती है। सबसे पहले MQ आता है, मोर नॉलेजेबल अदर आता है, वो ZPD का एरिया जोन ऑफ अप्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्रिएट करता है, और जब जोन ऑफ अप्रॉक्सिमल डेवलपमेंट आता है तो उससे निकलने में भी हेल्प करता है। वहीं से आपका क्वेश्चन आया है, पूछ रहा है कि बच्चे को क्या किया जा रहा है, ऑफर किया जा रहा है एक सपोर्ट, ठीक है। और ये सपोर्ट क्या है, ध्यान से देखिए, संकेत दिए जा रहे हैं, इंडिकेशन दिया जा रहा है। मैं भी तो अभी आपका यही काम कर रही हूँ, मैं आपको थ्योरी नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं इस टाइम आपकी MKO नहीं हूँ, मोर नॉलेजेबल अदर नहीं हूँ। ये आपका ZPD का एरिया है, सीटेट का पेपर है, जोन ऑफ अ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का एरिया है। यहाँ से निकलोगे तो ही डेवलपमेंट होगा, पर इस डेवलपमेंट में आपको मेरी हेल्प की या किसी भी टीचर की हेल्प की ज़रूरत है। तो वो टीचर जो आपको हेल्प दे रहा है वो क्या है, वो एक सपोर्ट है, वो एक्सटर्नल सपोर्ट है। टीचर आपके साथ आपकी क्लास में नहीं जाएगा, लेकिन बाहर से जो इंस्ट्रक्शन सिखा रहा है, जो ट्रिक सिखा रहा है, वो आपके साथ जाएंगी। तो इसे आप क्या कहोगे, आंसर मैं 1 मिनट में लगा दूंगी, लेकिन हमेशा प्रैक्टिस करने का ये हमारा तरीका सही नहीं होता। पहली बात तो देखिए, यहाँ पर कॉग्निटिव की बात नहीं हो रही है, इसकी बात किसने बात की थी, जीन पियाजेट ने, हटा दिया। रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है पुश करना, ये भी ऐसा कुछ नहीं है। रीइंफोर्समेंट दो तरह का होता है, नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, याद रखिएगा। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब पुश करना, पॉजिटिव रीइंफोर्स हमेशा रिस्पॉन्स को बढ़ाता है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या करता है, रिस्पॉन्स को घटाता है। लेकिन पनिशमेंट एक ऐसा हमारा एग्जाम्पल है जिसमें रिस्पॉन्स या तो कम हो जाता है या बिल्कुल बंद हो जाता है। अगर एक टीचर बच्चे को बोले आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, तो बच्चा कर सकता है, ये पॉजिटिव में काउंट हो गया। लेकिन अगर वही टीचर एक बच्चे से बोले आपसे नहीं होगा, आपसे नहीं होगा, तो एक दिन वो बच्चा अपना माइंड सेट कर लेता है कि मुझसे नहीं होगा, और वो गिव अप कर लेता है। तो रिस्पॉन्स आना क्या हुआ, या तो कम हो गया या बंद हो गया। लेकिन वो नेगेटिव में नहीं होता, वो इसमें होता है पनिशमेंट में। नेगेटिव में होता क्या है, नेगेटिव में हम दुखदायी चीज़ों से बचना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोल्ड हो गया, कफ हो गया, फीवर हो गया, दवाई कड़वी है और मन नहीं कर रहा है लेने का, लेकिन आपको पता है कि मुझे कोल्ड और कफ से बचना है, तो आप क्या करोगे, क्या करोगे, उसे बचाने के लिए दवाई टाइम से लोगे। यानी कि नेगेटिव में भी रिस्पॉन्स बढ़ता है। यहाँ पर स्किनर ने बात की, ये भी स्किनर ने बात की। लर्निंग थ्योरीज ध्यान से पढ़िएगा, 4 लर्निंग थ्योरीज में जिसमें कंस्ट्रक्टिव थ्योरीज का पार्ट दिया गया है, उनकी थ्योरी से लिया गया। लेकिन यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा हमारा, स्कर्व फोल्डिंग, क्योंकि वाइगॉट्स्की ने कहा था कि ये क्या है, एक मचान है, एक आधार है जो बाहर से। आज की जो मॉक टेस्ट सीरीज है ये आपकी लर्निंग को क्या देने वाला है, एक आधार देने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से हमारे पास वाइगॉट्स्की की थ्योरी आई है। कॉमन सी बात है, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, ना तो वो रोट लर्निंग की बात करते हैं, ना ऑपरेंट की बात करते हैं, ना ही पैसिव की। ये तीनों वर्ड याद रखिएगा, रोट लर्निंग, ठीक है, ऑपरेंट लर्निंग नहीं बोलूँगी, और रोट लर्निंग और पैसिव लर्निंग, इसको हम निष्क्रिय कहते हैं, और यहाँ रोट लर्निंग का, ये दोनों ही हमारे नेगेटिव वर्ड्स हैं, ठीक है, इन्हें नेगेटिव टर्म्स में काउंट करिएगा। ये जब भी आपसे कभी कैन नॉट वाला क्वेश्चन पूछे तो आप वहाँ इसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सीटेट में कुछ की टर्म्स होती हैं जिसकी वजह से हमारे आंसर्स क्या है, आसानी से निकल जाते हैं। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका, जो है कॉमन सी बात है, दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में, अभी हमारे बीच में भी तो यही हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा। चलिए टाइम नहीं वेस्ट करें, जल्दी जल्दी थोड़ा प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। कॉलबर्ग से आया है, ध्यान से देखिएगा, लॉरेंस कॉलबर्ग, मोरल रीजनिंग की बात करते हैं, मोरल डिलेमा की बात करते हैं, ठीक है। मोरल रीजनिंग क्या है, राइट एंड रॉन्ग, हमारे अंदर सही भी है और हमारे अंदर गलत भी है, लेकिन इनके साथ साथ कभी कभी हम एक ऐसी सिचुएशन में फंसते हैं जहाँ दिल और दिमाग की लड़ाई होती है। दिल आपको कुछ काम करने के लिए कहता है, माइंड आपको उस चीज़ के लिए रोक लेता है। ये जो दिल और दिमाग का जो खेल है, उसकी बात मोरल डेवलपमेंट में आती है। हमें बच्चे को बताना है कि दिल और कब आपने अपने फीलिंग्स की सुननी है और कब आपने अपने माइंड की सुननी है। इस चीज़ से निकालने के लिए बच्चे को सिखाई जाती है मोरल रीजनिंग, और मोरल रीजनिंग करते 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 बच्चा ही क्या, सभी हम में से सभी जो हैं इस मोरल डिलेमा में फंसते हैं, जब दिल कुछ और कह रहा होता है, माइंड कुछ और कह रहा होता है। दिल कहता है ये करना है, माइंड आपको उस काम के लिए रोक लेता है। तो इसी को समझाने के लिए इन्होंने लेवल्स लिए और स्टेजेस ली, ठीक है। इनके टोटल लेवल्स कितने थे, 3, याद रखिएगा, लेवल्स कितने हैं, 3, और स्टेजेस टोटल की बात कर रही हूँ, ईच की 2 हैं, तो टोटल हमारी जो है वो कितनी है, 6 हैं। ये तो हुई जनरल नॉलेज। अब ये यहाँ पर कह क्या रहा है, हमें सारी दी है। पहली बात तो ये हटा दीजिए प्री ऑपरेशनल, क्योंकि ये जीन पियाजेट की थ्योरी है में से लिया गया है। हमारे पास जो है इनके 3 लेवल्स हैं, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल, 3 आए।
क्वेश्चन क्या कहता है, कॉलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति अपने व्यवहार के परिणाम की बजाय दूसरों की अपेक्षा अनुसार कार्य करता है। मतलब अपने अकॉर्डिंग ना करके दूसरों के अकॉर्डिंग कर रहा है। याद करिए, अगर आपने लॉरेंस कॉलबर्ग वाली मेरी वीडियो देखी है तो मैंने आपको बताया था एक स्टेज आती है गुड गर्ल एंड गुड बॉय ओरिएंटेशन, जिसे हम इंटरपर्सनल ओरिएंटेशन के नाम से भी जानते हैं। इसमें बच्चा क्या करता है, सोसाइटी में अपने आप को बेस्ट दिखाने की कोशिश करता है। मान लीजिए टीचर ने राहुल और अंजलि, दो बच्चे एक साथ बैठे हुए हैं और राहुल से कहा कि राहुल जो है वो गुड बॉय है, तो साथ में बैठी हुई अंजलि जो होती है उसको बुरा लग जाता है। तो यानी कि अंजलि भी राहुल की तरह क्या करना चाहती है, गुड गर्ल। ये कौन सा लेवल है, प्री है, कन्वेंशनल है या पोस्ट। प्री में दो आती हैं, एक पनिशमेंट ऑबिडेंस आती है, एक इंस्ट्रूमेंटल आती है। तो इसकी बात नहीं हो रही है, ना तो बच्चा सेल्फिश है, ना ही बच्चा यहाँ पर पनिशमेंट के डर से काम कर रहा है, हट गया। पोस्ट हमारी अडल्टहुड में आती है, सब हम 18+ हो जाते हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट आता है, यूनिवर्सल इथिकल आता है। बीच की दो स्टेजेस बच गई जब हम लॉ एंड ऑर्डर और इंटरपर्सनल की बात करते हैं। तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है, कन्वेंशनल लेवल की। इसी में ही हम दूसरों की भूमिकाओं की अपेक्षा क्या करना शुरू करते हैं, दूसरों की नज़रों में अपने आप को, हम क्या, छोटा बच्चा जो कि हार्डली जिसकी एज 10 से 12 साल या 13 साल होगी, वो क्या करता है, सोसाइटी में अपने आप को बेस्ट दिखाने की कोशिश करता है। फिर से एक बार समझ लीजिए, कॉलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति अपने व्यवहार के परिणाम की बजाय दूसरों की अपेक्षा अनुसार कार्य करता है। मतलब उसे अपने रिजल्ट की टेंशन नहीं है, दूसरे क्या कह रहे हैं उसकी टेंशन है। तो ये कब होती है, ये परंपरागत स्तर में होती है, कन्वेंशनल में होती है। नेक्स्ट हमारे पास आया है प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रगतिशील शिक्षा। इस वर्ड को तो आप रट्टा लगा लीजिए। पहली बात तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो है वो, उसका जो मेन फीचर है वो ये है कि बच्चा क्या करे, लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, क्या करे, लर्निंग बाय डूइंग। ये किसकी नीड है, बच्चे की नीड है, टीचर की नीड नहीं है। लर्निंग बाय, टीचर को तो आता है, तो ये क्या होगा, ना तो हमारा ये होगा, ना ये होगा, ना ये। ऑलरेडी हमारा क्या हो जाएगा, आप इसे चाइल्ड सेंटर्ड बोलिए या आप इसे लर्नर सेंटर बोलिए या विद्यालय केंद्रित, क्योंकि लर्निंग बाय डूइंग कोई भी चीज़ करके। प्रोग्रेसिव का मतलब है, प्रोग्रेसिव का मतलब कई बार बच्चे गलत ले लेते हैं कि बढ़ोतरी करना, SSA, सर्व शिक्षा अभियान। नहीं, प्रोग्रेसिव जो है जॉन डीवी लेकर आए थे हमारे सामने। उन्होंने कहा था 21वीं शताब्दी के जो बच्चे हैं, जो ये 21 सेंचुरी के बच्चे हैं, उनकी नीड प्रैक्टिकल नॉलेज की है, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग। और ये किसकी नीड है, टीचर की नीड नहीं है, ये बच्चे की नीड है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर है वो 4th हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रेनू एक काउंसलर है, गार्डनर्स थ्योरी से आया है। टोटल 8 टाइप्स की इंटेलिजेंस है, ध्यान से देखिएगा। और मैंने आपको वो ये पढ़ाया भी था जब इंटेलिजेंस वाली वीडियो हमारी आई थी, तो मैंने पूरा डीपली आपको विद एग्जांपल्स इसके बारे में बताया है कि रेनू क्या है, एक काउंसलर है और इंटेलिजेंस के बतानी है आपने कौन सी करेगी। चारों की चारों गार्डनर से ली गई हैं। पहले डिफाइन कर दूँ तो आप आसानी से बता पाओगे। लिंग्विस्टिक में भाषा पर पकड़ अच्छी होती है, 2 या 2 से ज़्यादा भाषा। काउंसलर की लैंग्वेज, नॉर्मली काउंसलर है तो लैंग्वेज तो अच्छी होगी। इसमें क्या आता है, टाइम एंड डिस्टेंस हम कर चुके हैं, ड्राइवर वाला मैंने एग्जांपल दिया था। बच गए मेरे पास 2 मेन, जो कि पैडागोजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 2 तरह की इंटेलिजेंस होती है, एक होती है इंटरपर्सनल और एक होती है इंटरपर्सनल का मतलब होता है एक दूसरे को समझना। एज अ टीचर आपके अंदर इंटरपर्सनल होना चाहिए। अगर आप बच्चों को नहीं समझोगे तो काम कैसे चलेगा। तो इंटरपर्सनल कहता है एक दूसरे को समझना, और इंट्रापर्सनल होता है सेल्फ एनालाइज करना, खुद को जानना। तो काउंसलर है, खुद को तो जानेगी नहीं, वो ऑलरेडी काउंसलिंग पार्ट में है, तो नो डाउट दूसरों को समझने वाली क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए। यानी कि इसका आंसर हमारा 3rd हो जाएगा, इंटरपर्सनल। दोबारा ध्यान से सुन लीजिएगा, इंटरपर्सनल का मतलब है एक दूसरे को समझना, और इंट्रा का मतलब होता है खुद को जानना, यानी कि सेल्फ एनालाइज करना। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हमारा 3rd हो गया है। चलिए नेक्स्ट देखें। NEP है, 2020 है। अभी आपको NEP की भी एक वीडियो मिली थी पूरा का पूरा। ठीक है, देखिए प्रैक्टिस करने का ना बेनिफिट तभी होता है जब हमारा पूरी तरह से कंसेप्ट क्लियर हो। कई बार बच्चे क्या करते हैं, पेपर के सिर्फ 10-15 दिन पहले मॉक टेस्ट लगाते हैं, उससे पहले तो उन्होंने कोई थ्योरी पढ़ी ही नहीं। मॉक टेस्ट लगाने का बेनिफिट तभी है जब आपने पूरा थ्योरी पार्ट, कंसेप्ट पार्ट पढ़ रखा हो। तो यहाँ पे NEP की बात हो रही है। NEP के अनुसार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, यानी कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो प्राइमरी स्कूल्स हैं उनमें बच्चों में आपसी बातचीत किस में होना चाहिए। नो डाउट, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत करो। इसमें जो हमारी भाषा होती है, स्टार्टिंग में जो बच्चे की जो भाषा है वो केवल क्षेत्रीय भाषा नहीं ली जाती। क्षेत्रीय भाषा की जगह क्या वर्ड यूज़ किया जाता है, मातृभाषा। यानी कि हमारा NEP जो 2020 आई वो कह रही है फर्स्ट लैंग्वेज क्या होगी। जो हमारा 3 लैंग्वेज फॉर्मूला आया था उसने भी पहले जो इसको इंपॉर्टेंस दी थी,
मदर टंग को, दूसरा उन्होंने यूनिवर्सल लैंग्वेज या हिंदी वर्ड यूज़ करो तो मानक भाषा को दिया था, और तीसरी हमारी अदर लैंग्वेज को दिया था। तो जितने भी एनसीएफ आ जाए या एनईपी आ जाए या कोई भी आपका था, सबसे पहले वो किसको इंपॉर्टेंस देते हैं? इन्होंने हमारे सामने फॉर्मेट रखा 5+3+3+4, मैंने ये आपको कराया भी है, और उसी में मैंने आपको बताया था कि किस चीज़ को इंपॉर्टेंस देते हैं। स्टार्टिंग में बच्चे की मदर टंग को इंपॉर्टेंस दी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 ईयर की एक वैशाली गर्ल है, ठीक है, यहाँ फिक्स है, ये तो आप शायद खुद से रीड करके भी आप बता सकते हो कि उसकी मदर जो है अपनी माँ से कह रही है कि मुझे अमित की तरह फुटबॉल खेलना है। गर्ल है लेकिन बॉय की तरह कह रही है कि मुझे क्या करनी है, फुटबॉल खेलनी है। हमारी ना सोसाइटी की मेंटेलिटी बड़ी नैरो है, उन्होंने कुछ सेलेक्टेड चीज़ें ना बॉयज़ के लिए, कुछ सेलेक्टेड चीज़ें ना गर्ल्स के लिए बनाई हुई हैं, है ना, उसी को ये शो करता है। वैशाली को जवाब देते हुए उसकी माँ ने कहा कि फुटबॉल से तो केवल लड़के ही खेलते हैं। क्यों खेलते हैं भाई? ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बॉयज़ ही खेलेंगे, इसमें क्या है ये बता रही है। और जो गर्ल्स होती हैं वो सिर्फ क्या करेंगी, डॉल से ही खेलेंगी। माँ ने ये जवाब दिया, क्यों दिया है? क्योंकि एक सोच बन चुकी है, एक धारणा बन चुकी है, जिसमें क्या है कि कुछ सेलेक्टेड काम बॉयज़ ही करेंगे और कुछ सेलेक्टेड काम गर्ल्स ही करेंगे। इसे आप क्या कहोगे? बिना टाइम वेस्ट किए। ना तो लचीलापन है, क्योंकि लचीलापन फ्लेक्सिबिलिटी में सोच को बदला जाता है, यहाँ नहीं बदला जा रहा है। ना इसकी बात हो रही ना इसकी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूढ़िवादिता, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्टेरियोटाइपिंग कहते हैं, कि एक धारणा बन चुकी है कि कुछ सेलेक्टेड काम किसके लिए हैं, बॉयज़ के लिए, और कुछ सेलेक्टेड काम जो है वो गर्ल्स के लिए। ऐसा किसने कह दिया कि जो गर्ल्स हैं वो फुटबॉल से नहीं खेल सकती हैं? या हमारे यहाँ तो कर्णम मल्लेश्वरी भी हैं जो कि वेट लिफ्टर है, अब ये कह दो कि लड़कियाँ तो वेट भी नहीं उठाती हैं, वो तो एक बार में 130 किलोग्राम उठा लेती है, और अब इंडिया के लिए अब तक तो वो 29 इंटरनेशनल मेडल्स ला चुकी है। अगर ये धारणा उनके पेरेंट्स ने रखी होती तो हमें कर्णम मल्लेश्वरी कहाँ से मिलती। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों को नामीकरण। ये एक तो मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगी, इसको हम लेबलिंग कहते हैं। कभी भी एज अ टीचर आपने बच्चे को लेबल नहीं देना है, ये हमारा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, कभी भी नहीं देना है। इससे होगा क्या, अगर आप बच्चों को दे रहे हो, बच्चों को नामीकरण और उन्हें वर्गों में बांटना क्या कहलाता है? अर्थपूर्ण सीखने को बढ़ावा देगा? और नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो पीछे की तरफ ले जाएगा। बच्चों के समूह में हीनता और सीखने की लाचारी को जन्म देगा। बच्चों को अधिगम की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक सकारात्मक रणनीति है? बिल्कुल नहीं, नेगेटिव है। बच्चों के आत्मसम्मान और प्रदर्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि लेबल देने पर हम बच्चों को कहते हैं कि ये फर्स्ट डिवीज़न है, ये सेकंड डिवीज़न है, इस तरह से। तो हम क्या करेंगे, ये क्या करता है, बच्चों के समूह में हीनता लेकर आता है, ठीक है, हेल्पनेस, वो लगता है कि उनको लगता है कि हमारे अंदर कुछ कमी है, हम कर ही नहीं पाएंगे, और लाचारी को जन्म देगा। तो हम ये कह सकते हैं एज अ टीचर हमें ये नहीं करना है। अच्छा, आपको फोर्थ भी लग रहा होगा, पर ध्यान से देखिएगा, नोट दिया है, बच्चों के आत्मसम्मान और प्रदर्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पड़ता है भाई, जब पेरेंट्स ही अपने दो बच्चों को कंपेयर करते हैं एक दूसरे से, तब भी उन पर क्या पड़ता है, उसका इफेक्ट पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले ले। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंसिव वैल्यूएशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बताया मैंने आपको कि कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंसिव वैल्यूएशन सतत एंड व्यापक प्रक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 टाइप असेसमेंट लेती है, फॉर्मेटिव एंड समेटिव। फॉर्मेटिव की वेटेज 40% है अकॉर्डिंग टू सीबीएसई, और जो अकॉर्डिंग टू सीबीएसई समेटिव की वेटेज 60% है। फॉर्मेटिव कभी कभी समेटिव हो जाता है, पर अकॉर्डिंग टू सीबीएसई जो समेटिव असेसमेंट है, इट इज़ टोटली सिस्टमेटिक प्रोसेस, आप उसको बदल नहीं सकते। ये हुई जनरल नॉलेज। क्वेश्चन कहता है सतत व समग्र मूल्यांकन क्या मापते हैं, यानी कि क्या मायने हैं, क्या करता है? क्या बच्चों को एक दूसरे से तुलना करता है? बिल्कुल नहीं, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस कंपेयर नहीं करता। बच्चों के व्यापक विकास से जुड़ी सभी स्कूलों की गतिविधियों, सभी में हमारा आ जाएगा ऑल में मैंने आप लोगों को बताया था 3 आवर्स एंड 4 आवर्स। इसको आप कोलेस्टिक एंड को कोलेस्टिक भी कह सकते हैं, शैक्षिक एंड शैक्षिक भी कह सकते हैं, करिकुलर एंड को करिकुलर भी कह सकते हैं। केवल शैक्षिक गतिविधियों के आधार पर, शैक्षिक मतलब 3 आवर्स पर ही चेक नहीं करता, ये 4 आवर्स को भी देता, तो ये भी हट जाएगा। साल के अंत में सिर्फ अंत नहीं लेता है, यूटी भी लेता है, 4 आवर्स पर ही नहीं टिकता, तो ये भी हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर मुझे मिल गया है कि ये होलिस्टिक डेवलपमेंट करता है, ये दोनों तरह के एरियाज़ को डेवलप करता है, यानी कि 3 आवर्स एंड 4 आवर्स दोनों करता है। कोलेस्टिक एंड को कोलेस्टिक एरिया दोनों ही क्या करता है, डेवलप करता है। ये कौन है? ये है हमारा स्कूल बेस्ड असेसमेंट, जिसे सीबीएसई बोर्ड ने बनाया, और इसका नाम क्या है, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंसिव वैल्यूएशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस अवस्था में बच्चे वस्तु स्थायित्व की समझ लाते हैं? ऑब्जेक्ट परमानेंसी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए ऑब्जेक्ट परमानेंसी आती तो सेंसरी में है, लेकिन यहाँ पर हमसे कुछ और चीज़ पूछी है, आधा जो है सेंसरी का है और आधा प्री ऑपरेशनल का है। ध्यान से पढ़िएगा, गड़बड़ होने के चांसेस हैं। किस अवस्था में बच्चे वस्तु स्थायित्व की समझ बना लेते हैं, परंतु पाते हैं कि क्रियाएं परिवर्तनशील हैं? वस्तु स्थायित्व का मतलब होता है जब स्कीमा में कोई चीज़ नहीं दिख रही उसको भी ऑब्जर्व करना। मैंने आप लोगों को ये बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि
कि किस एज में आता है, पर एज पूछ नहीं रहे। 1.5 साल से छोटे बच्चों में ऑब्जेक्ट परमानेंसी की कमी होती है और 1.5 साल के बाद बच्चों के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंसी आने लगती है। लेकिन सेकंड लाइन कहती है परंतु पाते हैं कि क्रियाएं परिवर्तनशील है, एक्टिविटीज़ अलग अलग होती हैं। ये आ जाती है किसमें, प्री में। अगर मेरे से ऑब्जेक्ट परमानेंसी पूछे तो ये शुरुआत तो यही 1.5 से हो गई थी। मैं आप लोगों को बताती हुई आ रही हूँ कि हमारे जो सीटेट है उसका एक पैटर्न है, एक आंसर सही और एक आंसर ज़्यादा सही। अब जिन्होंने आधी अधूरी नॉलेज ली होगी उनको ये फर्स्ट भी लगेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट परमानेंसी की बात कर रहा है। लेकिन आप ये देखिए, उसने कहा है किस अवस्था में ऑब्जेक्ट वस्तु स्थायित्व की समझ बना लेते हैं परंतु पाते हैं कि क्रियाएं परिवर्तनशील, एक्टिविटीज़ जो है वो क्या होती है, चेंज होती है। और इसका जो अंदाजा है वो प्री ऑपरेशन वाले बच्चे को नहीं होता क्योंकि ये दोनों बड़ी हैं, बच्चे बड़े हैं। यहाँ पर 11 से 15 का बच्चा है और यहाँ पर 7 से 11 का है। तो हम यहाँ पर किस बच्चे को लेंगे, 2 से 7 का। तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ओके क्या पूछा है इधर इंग्लिश में भी हमारे है ना, इनके ऑप्शंस अलग हैं, थोड़ा ध्यान से करिएगा, ठीक है। इसको हम छोड़ देंगे, समेटिव असेसमेंट ये नहीं है। ऑप्शंस इधर के देखकर ही आंसर करिएगा। ऑप्शन इंग्लिश में अलग दे रखे हैं, गलत दे रखे हैं। आपने क्या करना है, सिर्फ इतना बताना है कि किस अवस्था में बच्चा, इंग्लिश में बता देती हूँ। इसको हम सेंसरी मोटर कहते हैं, प्री ऑपरेशनल कहते हैं, फॉर्मल ऑपरेशनल कहते हैं और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल कहते हैं। याद है ना, ये हमारा सेंसरी वाला पार्ट है, ये हमारा प्री वाला पार्ट है और ये हमारा फॉर्मल वाला पार्ट आ जाता है और ये हमारा कॉन्क्रीट आ जाता है, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में जिसे हमने काउंट किया था। तो इस तरीके से हमारा इसका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, सेकंड। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। टीचर के लिए पूछा गया है, ठीक है, सबसे ज़्यादा सुसाध्य यानी कि हमारा एनसीएफ हो गया, एनसीएफ हो गया या 2020, किसी को भी लगाइए, वो टीचर को क्या कह रहे हैं, एक फैसिलिटेटर की तरह यूज़ करते हैं, ठीक है। टीचर क्या है, एक सुविधा करता है। इससे होगा क्या, छात्रों के बीच सहयोग को बढ़ाना चाहते हैं, छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना चाहते हैं, वस्तु रटने पर नहीं देते, सह प्रत्ययों की समझ को महत्व देते हैं, छात्रों के बीच सहयोग को देते हैं। टीचर जो है वो क्या करेगी, सहयोग को, यहाँ पर कैरिज नहीं लिखा है डी, तो हम क्या करेंगे, सह प्रत्ययों की समझ को महत्व देने के लिए करती है। एक बार दोबारा देख ले जरा से। वो कहता है अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए शिक्षिका को क्या करना चाहिए, उसे बच्चों को कंसेप्ट्स की समझ ज़्यादा देनी चाहिए, यानी कि उसको अच्छी तरह से, हमारा डी आंसर आएगा भाई इसका, ठीक है। बच्चों के बीच में उसको मोटिवेट करेगी, डी मोटिवेशन नहीं देगी, तो ये भी हमारा नेगेटिव में काउंट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वैल्यूइंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट्स यानी कि सह प्रत्ययों की समझ को महत्व उसको देना चाहिए। तो इसका आंसर हमारा करेक्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, डेवलपमेंट प्रोसीड पूछ रहा है, कैसे होता है भाई, एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट होता है, ये तो उल्टा हो गया, अमूर्त से मूर्त की तरह तो होता नहीं, टो टू हेड भी नहीं होता, हेड टू टो होता है, और जो हेड टू टो होता है उसे हम सेफेलोकॉर्डल के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये भी सेंटर टू बाहर की तरफ, सेंटर टू आउटसाइड होता है, तो ये अपोजिट हो गई। सिर्फ और सिर्फ हमारे पास बचा है जनरल टू स्पेसिफिक, यानी कि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। एक बच्चा पहले छोटी छोटी एक्टिविटीज़ को बांट देता है और बाद में बड़ी एक्टिविटीज़ पर वर्क करता है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, डैश बच्चों में वस्तु स्थायित्व को समझने के लिए। ये क्वेश्चन हमारा रिपीट हो गया अभी जो हम करके आए थे, नो डाउट। ये क्या करता है, यह महसूस नहीं करते कि क्रियाओं को उल्टा किया जा सकता है, यानी कि रिवर्सबिलिटी बच्चा नहीं कर पा रहा है, ठीक है। डैश चरण में वस्तु स्थायित्व को समझते हैं लेकिन, यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंसी तो होती है, यह महसूस नहीं करते कि क्रियाओं को उल्टा जाए। अभी मैंने आपको बताया था एक बाउल जो है स्क्वायर शेप का है और एक बाउल जो है वो रेक्टेंगल, ये वाला काम कौन नहीं कर पा रहा, 2 से 7 वाला बच्चा नहीं कर पा रहा, 7 से 11 वाला इस चीज़ को बखूबी समझता है। यानी कि यहाँ तक आते आते तो ऑब्जेक्ट परमानेंसी तो हो चुकी है हमारी, है ना, लेकिन बच्चा क्या कर रहा है, रिवर्स नहीं कर पा रहा है, साइकिल की चेन को खोल तो पा रहा है पर जोड़ नहीं पा रहा है। और ये कौन बच्चा है, 2 से 7 का, और 2 से 7 वाली हमारी कौन सी होती है, प्री ऑपरेशनल यानी कि पूर्व सक्रियात्मक अवस्था होती है। एक बार फिर से बता दूं आप लोगों को, सेंसरी में बच्चा सेंसेस और मोटर एक्टिविटीज, ऑब्जेक्ट परमानेंसी, कॉन्क्रीट बाद में आती है, पहले प्री आती है, ईगोसेंट्रिक होता है, रीजनिंग आती है, सेंट्रेशन आता है, इनोटेटिव थॉट्स आते हैं, एंड देन फॉर्मल कॉन्क्रीट में क्या क्या आता है, सेंट्रेशन तो आता ही आता है, साथ सेंट्रेशन नहीं, रिवर्सबिलिटी आती है, रीजनिंग अंडरस्टैंडिंग आती है, इस तरीके से याद रखना है। और फॉर्मल हाई लेवल का माइंड होता है जब बच्चा डिडक्टिव रीजनिंग करने लगता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, फिर से प्रोग्रेसिव एजुकेशन है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या है हमारा, सरल प्रक्रिया है, औपचारिक है नहीं, ये क्या है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन एक सोशल प्रोसेस है, नो डाउट। ये तो इजी क्वेश्चन है हमारे। चलिए नेक्स्ट देखिए, असेसमेंट का पूछ रहा है, 2020 का पूछ रहा है। असेसमेंट का जो मेन एम है वो क्या है, रटने पर तो बिल्कुल नहीं देना है, ठीक है। बच्चों को ये क्या कह रहा है, पुनरुत्थान और याद करना, नेगेटिव चला जाएगा।
तुलना करना भी नेगेटिव। करेक्ट आ जाएगा हमारा क्या है, सपोर्ट करता है प्रोग्रेस ऑफ नॉलेज में, बच्चे की मदद करना चाहता है। और बच्चे की मदद कब होगी, जब हम उसे लर्निंग बाय डूइंग यानी कि उसे मीनिंगफुल, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में क्या करता है, हेल्प करता है। असेसमेंट एक बोझ नहीं होना चाहिए, इवैल्यूएशन से बच्चे डरने नहीं चाहिए, इवैल्यूएशन को बच्चा अपना एक सीखने का प्रोसेस समझे। चलिए स्टूडेंट्स विद गिफ्टेडनेस की बात करें, प्रतिभाशाली जो छात्र होते हैं, याद रखिएगा ये डाइवर्जेंट थिंकर होते हैं। ये एक प्रॉब्लम का क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से सॉल्यूशन निकालते हैं और इनका आईक्यू लेवल 140 प्लस या 130 टू 40 में पाया जाता है। इनको हम डाइवर्जेंट कहते हैं, हिंदी में हम इन्हें मेधावी भी कहते हैं, सृजनात्मक भी कहते हैं, प्रतिभाशाली भी कहते हैं। गिफ्टेड चाइल्ड हैं, ये ओवर स्मार्ट होते हैं, मतलब ओवर स्मार्ट तो नहीं बोलूँगी, ओवर एक्सलेंट वाले बच्चे होते हैं जिनका आईक्यू लेवल कॉमन बच्चों से थोड़ा ज़्यादा होता है। तो देखिए जरा क्या करता है, जानकारी को जल्दी और सही तरीके से अवशोषित करते हैं, ठीक है। अपने आयु के स्तर के बच्चों को असमर्थ होते हैं, बिल्कुल नहीं, अपनी एज के बच्चों से ज़्यादा होते हैं। सरल और आसान कार्यों को चुनने की नहीं, ये डिफ़िकल्ट टास्क को अपनी तरफ लेते हैं। मेरी बातों में सहज अभाव होता है, नहीं, ये क्या करेंगे, ये जानकारी को जल्दी से सीखते हैं और अवशोषित करते हैं क्विकली। इनको कोई भी चीज़ आप दोगे तो फटाफट से हर चीज़ को ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो ये इनका एक फीचर है, कौन से वाले बच्चों का, जो कि हमारे गिफ्टेड चाइल्ड हैं। याद रखिएगा डाइवर्जेंट थिंकर है, आउट ऑफ द बॉक्स इनकी नॉलेज होती है। आउट ऑफ द बॉक्स का मतलब है माइंड से ऊपर का सोचना। एक्सीलेंट वाले बच्चे, A+ वाले बच्चे हैं ये, आउटस्टैंडिंग जिनके लिए हम बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी, एक टीचर है, क्या कर रही है, सह प्रत्यय पढ़ा रही है, यानी कि किसी कंसेप्ट को अवॉइडेड बाय अ टीचर विल टीचिंग अ न्यू कंसेप्ट ऑफ स्टूडेंट, यानी कि उसे क्या करना चाहिए, विद्यार्थियों को नए सह प्रत्यय पढ़ाने समय शिक्षक को इनमें से क्या किस चीज़ से बचना है, कौन सा काम उसे नहीं करना है, ठीक है। उन्हें दिए गए उदाहरण से सामान्य उदाहरण को खोजने के लिए कहना, संबंधित उदाहरण प्रस्तुत करें, ये काम करना चाहिए। पहले जटिल अवधारणाएं प्रस्तुत करें और फिर सरल की ओर ले जाए। नई जानकारी को पिछली जानकारी से जोड़ना, पिछली जानकारी को क्या करना है, नई जानकारी से जोड़ना। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से, गलत होने के चांसेस हैं। विद्यार्थी को नए सह प्रत्यय यानी कि नया चैप्टर पढ़ाते समय टीचर को इनमें से कौन सा काम नहीं करना है, ये पूछा है, ठीक है। तो पहले जटिल अवधारणाओं को प्रस्तुत करना, यानी कि पहले कॉम्प्लेक्स लेना और उसके बाद बच्चों को क्या करना है, सिंपल की तरफ लेकर जाना। उसे सह प्रत्यय से संबंधित गैर उदाहरण, यानी कि जो टॉपिक है उससे हटकर एग्जाम्पल देना, ये तो करती है टीचर। ऐसा करने से क्या होता है, कंसेप्ट ना क्लियर होते हैं। उन्हें दिए गए उदाहरणों में से सामान्य गुण खोजने के लिए कहना, सिर्फ उसमें से इसके फीचर्स को ढूंढना आई थिंक मुझे लगता है नहीं होगा। तो नई जानकारी को पिछली जानकारी से जोड़ना, ये भी काम करेगी। पहले जटिल अवधारणाओं और फिर क्या करेगी, सरल की ओर करना चाहिए, ये करना नहीं चाहिए। पहले उसे क्या करना चाहिए, पहले इजी कंसेप्ट्स, क्योंकि हमारा जो डेवलपमेंट का प्रोसीड होता है ना, जो प्रोसेस होता है वो जनरल टू स्पेसिफिक की तरफ चलता है। कैसे चलता है, जनरल टू स्पेसिफिक। तो उसे पहले जटिल कॉम्प्लेक्स नहीं लेना है, पहले उसे क्या लेना है, उसे सिंपलर लेना है। सिंपल चीज़ें पहले करेगी और कॉम्प्लेक्स। और बचना पूछ रहा था यानी कि नेगेटिव में पूछ रहा था, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चन हमें फंसाते हैं, ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। तीन एक तरफ की इंडिकेशन करेंगे और एक जो है वो अलग की तरफ इंडिकेशन करेगा। तो करेक्ट आंसर हमें मिल गया इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट ले लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है मोटिवेशन की बात हो रही है और अंदर वाला मोटिवेशन है। तो मोटिवेशन 2 टाइप्स का होता है, एक इनर होता है, एक आउटर होता है, एक एक्सटर्नल होता है, एक इंटरनल। इंटरनल बाय बर्थ आता है, जो कि हमारी फिजिकल नीड्स से, रोटी कपड़ा मकान से जुड़ा हुआ है। मुझे लाइफ में एक गोल करना है, इसके लिए मेरे अंदर से क्या आता है, मोटिवेशन। लेकिन एक मोटिवेशन सोसाइटी भी देती है, जैसे हम अपने आसपास का इन्वायरमेंट देखते हैं तो वैसा हमें स्टेटस चाहिए। किसी का लुक देखा तो उसको अपना भी हेयर स्टाइल बना लिया या उसकी ड्रेसिंग सेंस को अपना लिया, ये बाहर वाला मोटिवेशन है, टिकता नहीं है, कुछ ही टाइम के लिए होता है। परमानेंट कौन सा होता है, जो इनर है, जो अंदर से आता है, ठीक है। तो ये क्या कहता है, मुझे पढ़ाई करनी है क्योंकि सह प्रत्यय को समझना, स्पेलिंग गलत है, समझना बनाने के, समझ बनाने के लिए मुझे किसी पढ़ाई इसलिए करनी है ताकि मैं किसी चीज़ को, कंसेप्ट को, अंदर से आ रहा है भाई, बच्चा किसी भी चीज़ को समझना क्यों चाह रहा है, क्योंकि उसको उसके लिए अंडरस्टैंडिंग चाहिए। मुझे शिक्षक द्वारा दंड से, पनिशमेंट तो बाहर से मिलेगी, इससे बचने के लिए पढ़ना, गलत। मुझे प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए अध्ययन करना है। सिर्फ मुझे क्लास में ही प्रतियोगिताओं में, कॉम्पिटिशन्स में फर्स्ट आना है, इसीलिए करना है। मुझे अपने साथियों से प्रशंसा और प्रभुत्व चाहिए। खाली किसी से अपने लिए गुड सुनना के लिए भी मोटिवेशन बाहर नहीं आता है, बाहर से है। आपको प्राइज़ वगैरह मिल रहे हैं, ये भी बाहर से है। लेकिन मुझे पढ़ाई करनी है क्योंकि मुझे कोई चीज़ को समझना है, ये अंदर से है। ध्यान से देखिएगा, इसको फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इनर मोटिवेशन हमेशा अंदर से आता है और ये परमानेंट होता है, इसको कोई बदलता नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा क्या आंसर हो गया, इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा, क्योंकि वो आंतरिक अभिप्रेरणा पूछ रहा है, अंदर वाली मोटिवेशन की बात कर रहा है। चलिए नेक्स्ट देखें।
5 साल की लड़की है, फिर से चाइल्ड है, ठीक है, और बच्चा क्या कह रहा है, तर्क दे रहा है कि मैं पानी में विफल रहता हूँ, पानी को एक लंबे, और ये सब वही सेम हमारा आ रहा है, ठीक है। बच्चा क्या करने की कोशिश कर रहा है, क्या नहीं। 5 वर्ष की एक बच्ची है, ये तर्क करने में विफल है कि पानी को एक लंबे और संकीर्ण चौड़े बर्तन में डालने पर स्थानांतरित किया जाता है तो पानी की मात्रा समान रहती है। बच्चा क्या नहीं कर पा रहा है, कंजर्वेशन। याद रखिएगा, जीन पियाजेट की थ्योरी में एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन। इट मीन संरक्षण का सिद्धांत। जब बच्चा आयु में, भार में अंतर नहीं कर पाता है, आयु भार का मतलब है वेट में, हाइट में अंतर नहीं कर पाता, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, शी कैन नॉट रिवर्स हर थिंकिंग। रिवर्सबिलिटी ये कहोगे, ठीक है, गोल डायरेक्टेड तो आएगा नहीं। वैसे अगर मैं यहाँ पे कुछ कमी निकालूँ तो यहाँ पर करेक्ट वर्ड जो होना चाहिए था वो होना चाहिए था प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण का सिद्धांत, बट इन्होंने हमें ये दिया नहीं है, ये सिंबल्स की बात भी नहीं कर रहा है, इमिटेट की बात भी नहीं कर रहा है, तो जो दिया है उसके अकॉर्डिंग आंसर निकालेंगे तो हमारा आंसर तो ये निकलेगा। बट अगर आपको पूरी नॉलेज है तो आपको बता दूं कि इसमें आंसर आना था प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन, क्योंकि कंजर्वेशन, रिवर्सिबिलिटी तो फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटी है। एक बच्चा फिजिकल एक्टिविटी तो कर पा रहा है पर मेंटल एक्टिविटी नहीं कर पा रहा है, ऐसा स्टेटमेंट में नहीं था। अगर ऐसा होता कि एक लड़की साइकिल की चेन को उतार रही है और दोबारा से सही कर रही है तो ये मेरा जो ऑप्शन है कि शी कैन नॉट रिसीव हर थिंकिंग, ये हो जाता। बट अब ऐसा नहीं है, यहाँ तो वेट की बात हो रही है कि 2 बाउल लिए हैं, पानी का बच्चा वेट नहीं कर पा रहा है। बट कोई बात नहीं, जो भी आंसर है उसके अकॉर्डिंग आंसर करेंगे तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या है, आंसर हमारा आ गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 25, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, क्वेश्चन नंबर पहले 25 लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि कॉलबर्ग के किस विकास चरण में व्यक्ति तर्क करते हैं कि सही कार्यवाही विवेक स्वयं चुने, मतलब अपने डिसीजन खुद लेना। याद रखिएगा, मैंने आप लोगों को बताया था कि एक स्टेज जिसमें हम सब 18 प्लस आ जाते हैं, 18 क्या 20 प्लस जो भी अडल्ट है वो सब इसमें आता है, जब हम सुनते सबकी हैं, करते वही हैं जो हमें अपने मन की अच्छी लगती है, यानी कि सुनना सबकी, करना वही जो आपको सही लगे। और ये कब आता है, ना तो प्री कन्वेंशनल में आता है, ना कन्वेंशनल में आता है, पोस्ट में आता है। और पोस्ट में भी ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बजाय अकॉर्डिंग टू कॉलबर्ग ये आता है यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल में। और आपको ऑप्शन दिया ही है, देखिए, ना तो गुड गर्ल एंड गुड बॉय ओरिएंटेशन में है, ना सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन में है, ना सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन में है। ये किस में आएगा, ये आएगा यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल। यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल कहता है सार्वभौमिक उन्मुखीकरण, यानी कि ये एज हमारी 20 प्लस होती है और हम अडल्टहुड की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ हम सुनते सबकी हैं, करते वही हैं जो हमें सही लगता है। तो इसका आंसर क्या होगा, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 कहता है, इंक्लूसिव क्लासरूम की बात हो रही है। इंक्लूसिव क्लासरूम 2 तरह का मीनिंग लेकर चलती है, ठीक है। समावेशी शिक्षा, नैरो मीनिंग कहता है सबको साथ लेकर चलो, लेकिन ब्रॉड मीनिंग कहता है इंडिविजुअली डिफरेंसेस, हर बच्चा अपने आप में अलग है, उसी को ध्यान में रखते हुए आंसर करना है। बच्चों की विविध ज़रूरतों का पता लगाना और उनका ख्याल रखना। विविध का मतलब होता है वैरायटी, अलग अलग तरह की, बिल्कुल ठीक है। केवल कुछ खास ही, बिल्कुल नहीं, कुछ पर्टिकुलर बच्चों का नहीं करती है। बच्चों को उनकी एकेडमिक पहचान करना, ये भी नहीं है। खास ज़रूरतों वाले बच्चों को ये भी नहीं करना है। क्या करना है, सबकी ज़रूरतों को पूरा करना है। तो उसके अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है एक टीचर है, अलग अलग तरह के ग्रुप के बच्चों को ध्यान में रखते हुए पढ़ा रही है, तो उसे क्या करना चाहिए, एक तो पहले हर स्टूडेंट को वो क्या करे, स्वीकार करे और सम्मान दे, रिस्पेक्ट दे। सांस्कृतिक मतभेद को मतलब इग्नोर करेगी, क्योंकि कल्चर से उसे कोई लेना देना नहीं है कि कौन बच्चा कहाँ किस स्टेट से आया, किस कल्चर से आया है। निरंतर संचार बनाए रखे, मतलब एक कॉन्टिन्यूस है। अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन ना दे, और छात्रों की स्वायत्तता यानी कि ऑटोनॉमी को और फ्लेक्सिबिलिटी को बनाए रखे। ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, यानी कि फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ। अब ऑप्शन में देखिए, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ हमारा आ रहा है कहाँ पर, फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ। और एक और तरीका मैंने आप लोगों को बता रखा है, जब शॉर्टी है कि सेकंड वाली मेरी स्टेटमेंट गलत है तो ये हट गया, ये हट गया। अब यहाँ पर ये बचा है, अब यहाँ पर क्या कह रहा है, अप्रत्यक्ष निर्देश, ठीक है, ये भी गलत है। अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस नहीं देनी, छोटे बच्चे हैं भाई। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे क्या है, स्पेसिफिक नीड है, दृष्टिबाधित बच्चे हैं जो है उनको दिखता नहीं है, जिनको दिखता नहीं है वो फील एंड टच कर सकते हैं। अगर वो सी नहीं कर सकते हैं, किसी चीज़ को देख नहीं सकते हैं, तो वो किसी चीज़ को टच करके चीज़ों को सीखते हैं, ठीक है। विविध तरह की प्रस्तुतिकरण करना, देखना तो जा ही नहीं रहा है तो प्रेजेंटेशन का कोई बेनिफिट नहीं है,
ठीक है। बहुत सारी मूक फिल्में कैसे देखेगा भाई, वो देख ही नहीं सकता है। बहुत सारी वर्कशीट दिखाना, ये भी गलत है। हम क्या करेंगे, टच एंड फील एंड टच, ठीक है। हम बच्चों को क्या करेंगे, हैंड ऑन एक्टिविटीज़, भले ही आंखों से नहीं देख पा रहा है पर हाथों से टच करके वो सीख सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हम उसके लिए क्या लेके आएंगे, मल्टीपल मटेरियल लेके आएंगे जिसमें बच्चा टच एंड फील कर सके। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है सामाजिक अंतरक्रिया, ठीक है, और मौखिक संप्रेषण क्या कहलाता है। बच्चे को डिफ़िकल्टी हो रही है, डिसेबिलिटीज़ से रिलेटेड है, कुछ मत करिए, बाकी हमारी डिसेबिलिटीज़ हैं, आप सबको पता है अलग अलग हैं। इसमें एक ही वर्ड को याद रखने की ज़रूरत है, ऑटिज़म यानी कि स्वालीनता विकार है, और कुछ नहीं है इसमें। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षक बच्चों को विभिन्न रंगों वाली चिकनी मिट्टी देकर कहती है कि अपने मन का क्या बनाओ, कुछ भी बनाओ। ये एक्टिविटी है। आपने देखा होगा टीचर्स क्या करती है, वेस्ट मटेरियल बच्चों से मंगाते हैं। जब हमारे यहाँ दिवाली वगैरह का फेस्टिवल आता है तो क्या करती हैं, ये मंगाती हैं और बच्चों से कुछ क्रिएट कराया जाता है। जब बच्चा कुछ न्यू क्रिएट करता है तो हम उसे क्रिएटिविटी कहते हैं, यानी कि सृजनात्मकता कहते हैं। रोट मेमोराइजेशन नहीं है, इनडिसिप्लिन की बात नहीं है, ओनली क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता। जब भी कुछ न्यू क्रिएट किया जाए, जब भी कुछ नई चीज़ को क्रिएट किया जाए, नई चीज़ का सर्जन किया जाए, तो वो जो हम बच्चों को सिखा रहे हैं वो सृजनात्मकता का कर रहे हैं। ये भी कौन होते हैं, गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं जिनका IQ लेवल 140 प्लस होता है। तो ये हमने आज की क्लास में की है CDP का जो मॉक टेस्ट लगाया 30, आप लोग करके देखिएगा, किया ही होगा साथ साथ। तो कितने मार्क्स रहे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपको कैसी लगी है वीडियो वो भी आप लोगों ने बताना है। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, क्योंकि इस टाइम इस तरह की वीडियोस की ज़रूरत हर बच्चे को है। जो बच्चा जो है विदाउट कोचिंग के सीटेट देने जा रहा है, या जो बच्चा फर्स्ट टाइम देने जा रहा है, उनको इस तरह के मॉक टेस्ट सीरीज़ की ज़रूरत है। बाकी अगर आपको CDP से रिलेटेड या हमारे सीटेट से रिलेटेड और मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इन सभी लिंक पे ज्वाइन कर सकते हो, फेसबुक को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। एंड देन इंस्टाग्राम पे भी है, और आपका जो है टेलीग्राम पे भी है। इसमें असाइनमेंट्स वगैरह हैं। अभी आप लोगों को इसमें बाकी अदर ग्रामर या इंग्लिश की ग्रामर के असाइनमेंट चाहिए तो आसानी से मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।